केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से सीएम धामी ने की मुलाकात। जौलीग्रांट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए निवेदन। देहरादून से नेपाल के लिए सीधी चलेगी फ्लाइट। हरेला पर्व की तैयारियां तेज। प्रदेश भर में लगाए जाएंगे लाखों पौधे। हरेला पर्व पर प्रदेश भर में लगेंगे 50 लाख पौधे। 16 जुलाई से होगा हरेला पर्व। पीसीएस परीक्षा के लिए इंटरव्यू की तारीख तय। पीसीएस परीक्षा के लिए 3 और 4 जुलाई को इंटरव्यू। राज्य लोक सेवा आयोग ने जारी की अभ्यर्थियों की सूची। युद्ध स्तर पर जारी मां गर्जिया देवी के टीले का किया जा रहा जीर्णोद्धार। 8 नहीं बल्कि 9 से 10 घंटे अपनी इच्छा से मजदूर कर रहे हैं काम। 1 जुलाई से होंगे दर्शन। देहरादून में डेंगू का खतरा बढ़ा। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। डेंगू लार्वा खत्म करने के लिए घर घर चला अभियान। और उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाके तक झमाझम बारिश। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। आप देख के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड प्रदेश के महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह जनपद भ्रमण पर गुरुवार को काशीपुर पहुंचे। राज्यपाल 10:30 बजे राजभवन नैनीताल से कार द्वारा प्रस्थान कर 12:30 बजे मंडी गेस्ट हाउस काशीपुर पहुंचे। काशीपुर मंडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय, उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह, गौरव चटवाल, एएसपी अभय कुमार सिंह ने पुष्प गुच्छ देकर राज्यपाल का स्वागत किया। मंडी गेस्ट हाउस पहुंचने पर राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा ने बताया कि राज्यपाल अपने अल्प समय के लिए मंडी गेस्ट हाउस विश्राम के लिए रुके। उनको पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने अल्प विश्राम के उपरांत लगभग 11 बजे वो कार के द्वारा डामकोटी स्टेट गेस्ट हाउस हरिद्वार के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। इस दौरान विधायक काशीपुर त्रिलोक सिंह चीमा, पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, सीओ अनुका वडोला, एसएस राणा, तहसीलदार पंकज चंडोला आदि लोग मौजूद रहे। नैनीताल से जा रहे थे वापस देहरादून, क्योंकि लंच टाइम था तो उन्होंने अपने वर्कर्स का सबका लंच यहाँ पर करने के लिए व्यवस्था करवा दी। तो सब ने यहाँ पर लंच किया, उन्होंने भी यहाँ पर लंच किया और बाकी उन्होंने कोई पब्लिक या वर्कर्स मीटिंग यहाँ पर नहीं बुलाई। बड़े आराम पीसफुली वो बैठ करके उन्होंने खाना वाना खा के उसके बाद सिर्फ मुझे और त्रिलोक जी को बुलाया और बड़े आराम से बैठ के उन्होंने बहुत अच्छी बातें। एक अच्छे इंसान के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं वो जब बाहर आती हैं तब पता लगता है कि इस इंसान के अंदर क्या है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दिनेशपुर क्षेत्र के ग्राम प्रफुल्लो नगर गांव के किसान सुखदेव सिंह का बेटा 19 वर्षीय परगट सिंह अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के फ्रेस्नो शहर में बुधवार तड़के एक सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों के अलावा क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों के द्वारा केंद्र सरकार से मृतक का शरीर जल्द से जल्द इंडिया में अपने घर प्रफुल्ल नगर लाने की मांग की गई। इस दौरान मृतक के परिजनों का कहना है कि मृतक परगट सिंह एक अन्य युवक के साथ कार पर सवार होकर दुकान खोलने जा रहा था। कार मृतक स्वयं चला रहा था। हाईवे पर उसकी कार एक लोडेड ट्रक से उसकी टक्कर हो गई। परगट सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक कार सवार अन्य एक युवक घायल हो गया। मामला यह है कि हमारा ही लड़का हमारे परिवार का ही यहाँ प्रफुल्ला नगर विधानसभा गदरपुर में आज से 1.5 साल पहले अमेरिका गया था और हिंदुस्तान की बेरोजगारी की वजह से ना यहाँ पे काम होने की वजह से आज हमारा सारा इलाका खाली हो गया, क्योंकि यहाँ काम ही नहीं है। और हमारे यहाँ के लड़के आज हमारे भाई या हमारी बहनें सब अमेरिका में काम करते हैं। एक कल शाम 5 बजे हमारा भाई सुबह अपने घर से निकला है। उसने अपने स्टोर पर जाना था दुकान पे और जब घर से निकला अभी रोड पे गाड़ी चढ़ाई है तो दूसरी तरफ से ट्रक आया तो उसने आके मार दिया। अब रुक रही है अगली खबर का। देहरादून के बर्डोवाला क्षेत्र में मिले 3 शवों में हत्या के आरोपी को दून पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए अजय सिंह एसएसपी देहरादून ने बताया कि आरोपी हसीन मूल रूप से बिजनौर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और बर्डोवाला देहरादून में उसने मृतका रेशमा व उसके 2 बच्चों का गला दबाकर हत्या कर दी। उनके शव को कूड़े के ढेर में सड़ने के लिए फेंक दिया था।
इसके साथ ही पूछताछ में मालूम हुआ कि आरोपी हसीन बीते 2 वर्षों से रेशमा के साथ अवैध संबंधों में रह रहा था, लेकिन रेशमा द्वारा उसके घर में रहने की जिद के चलते उसके द्वारा ऐसा कदम उठाया गया। इसमें 25 तारीख की देर सायंस कंट्रोल रूम में सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बड़ो वाला में एक नाला है जो फॉरेस्ट से लगा हुआ, वहाँ पर कुछ स्मेल सी आ रही है फाउल सी। इस सूचना पर पुलिस टीम पहुंची थी और वहाँ पर जब सर्च किया तो देखा वहाँ पर 2 डेड बॉडी मिली थी और चूंकि देर साय का वक्त था, 2 डेड बॉडी को रिकवर करके मॉर्चरी भिजवा दिया गया था और घटनास्थल को सुरक्षित रखते हुए जो अगले दिन प्रातः वहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया और फॉरेंसिक की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाया गया। तो वहाँ पर एक बॉडी और महिला की रिकवर हुई थी जो कूड़े के अंदर दबा के रखी गई थी। काफ़ी सारा कूड़े का ढेर था वहाँ पर दबा के रखी गई थी और इसके बाद यह घटनास्थल के निरीक्षण और जो वहाँ से कपड़े और अन्य सामान जो बरामद हुआ था उससे स्पष्ट हो रहा था कि ये फैमिली एक ही फैमिली है और इसमें जो बच्चे हैं और जो मदर है वो कहीं ना कहीं एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं और इनको कहीं ना कहीं हत्या करके या इस तरह करके डंप किया गया। देहरादून में हुए सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर का खुलासा हो चुका है। पुलिस ने आरोपित हसन को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित हसन से पूछताछ में मालूम हुआ कि वह रेशमा नाम की महिला से प्यार करता था और 2 साल से उसके साथ रह रहा था, लेकिन महिला के द्वारा लगातार उसके साथ रहने का दबाव बनाया गया, जिस पर उसने महिला की हत्या करने की सोची और महिला को बड़ों वाला लेकर आया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। साथ ही उसके 2 बच्चों की भी हत्या कर दी और नाले में शव को फेंक दिया गया। अब हालांकि पुलिस ने हसन को गिरफ्तार कर लिया है और धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। मैं शुभम कोटनाला, के न्यूज इंडिया के लिए देहरादून से। रुक रही अगली खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कौशल विकास योजना के तहत कोरोना काल से अब तक हुए 313 करोड़ के घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से मौखिक तौर पर पूछा है कि क्या इस मामले पर सीबीआई की जांच कराई जा सकती है, इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 30 जुलाई की तिथि नियत की है। याचिकाकर्ता ने अपनी जनहित याचिका में केंद्र सरकार, उत्तराखंड सरकार सहित निदेशक कौशल विकास, सचिव कौशल विकास, नोडल अधिकारी कौशल विकास को पक्षकार बनाया है। पूर्व में हुई सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार से उक्त मामले के सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के निर्देश जारी करने के साथ ही याचिकाकर्ता को घोटाले में शामिल निजी कंपनियों और एनजीओ को पक्षकार बनाने को कहा था। आपको बता दें कि हल्द्वानी आवास विकास कॉलोनी निवासी एहतेशाम हुसैन खान उर्फ विक्की खान व अन्य की तरफ से उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर उत्तराखंड में केंद्र सरकार के सहायता प्राप्त कौशल विकास योजना में कोविड महामारी के दौरान गड़बड़ी की गई थी। कोरोना काल के दौरान जब सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगी थी, लेकिन इस अवधि में प्रशिक्षण के नाम पर लगभग 313 करोड़ की धनराशि हड़प ली गई थी। कोविड काल के दौरान कौशल विकास योजना में 313 करोड़ का घोटाला था, जिसके लिए हमने जनहित याचिका डाली थी। वो हमने केवल कोविड काल के दौरान डाली थी, पर हमने अभी दोबारा एक आरटीआई डाली है जिसमें हमें 2023 तक में भी बहुत सारे मामले संज्ञान में आए हैं। उसमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, उनको तक सर्टिफिकेट इशू करे गए हैं और 18 साल जैसे मिनिमम एज है तो 15 साल के बच्चों को भी ट्रेनिंग दिलाई गई है और उनको भी दूसरों के गलत आधार कार्ड दिखा करके इस तरीके से सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए गए हैं। और इसमें भी करीबन 2 इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा पे कर दी गई हैं, बिना कोई क्लैरिफिकेशन के 2 इंस्टॉलमेंट तक पे कर दी गई हैं। और लेकिन तीसरी जो इंस्टॉलमेंट है उसमें शर्त ये है कि जब वो उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएंगे उसके बाद ही तीसरी इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरोवर नगरी नैनीताल में बीते कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद से भूस्खलन की घटनाओं की आशंका भी बढ़ने लगी है। देर रात और सुबह हुई मूसलाधार बारिश के बाद तल्लीताल जेल रोड से कृष्णापुर मार्ग पर बोल्डर और मलबा गिरने से स्थानीय लोग खौफजदा हैं, तो वहीं खाली पड़ा जर्जर भवन भी बारिश से ढहने की कगार पर है। वहीं मामले में निवर्तमान सभासद कैलाश रोतेला का कहना है कि जिला कारागार के स्टाफ क्वार्टर के समीप जिस स्थान पर आवास बनाए गए हैं उससे लगते क्षेत्र में बारिश के दौरान हुए भूस्खलन से स्टाफ क्वार्टर के समीप से बड़े पत्थर ठीक नीचे कृष्णापुर आवासीय क्षेत्र की ओर गिरने लगे हैं। बीते वर्ष भी यहां पर भूस्खलन हुआ था, जिसके बाद इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से की गई थी, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। पिछले साल कृष्णापुर जेल के समीप जो नए क्वार्टर जेल के लिए बनाए गए हैं, उनके बगल से ही एक भूस्खलन हुआ है, जिससे नीचे आबादी के क्षेत्र को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है। बार बार बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं। पिछले वर्ष भी हमने जिलाधिकारी महोदया को
और नगर पालिका को सूचित करा गया था, जिसके बाद जिलाधिकारी महोदय ने PWD एक्शन साहब और समाज कल्याण अधिकारी जी को संयुक्त सर्वे के लिए यहाँ भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट मेरे पास अभी तक पड़ी है। लेकिन वर्तमान में उन कागज़ों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे क्या हुआ कि कल रात्रि 4 बजे के टाइम पर यहाँ पर से एक बहुत बड़े बोल्डर नीचे गिरे हैं, जिन्होंने रास्ते तोड़ दिए हैं तथा आम लोगों की जनमानस की मकान तथा जान दोनों को खतरा बना पड़ा है। लोग बड़े भय में रह रहे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि कोई उचित उपाय शीघ्र से शीघ्र किया जाएगा। अब रुक रही अगली खबर का नैनीताल के भीमताल विकास भवन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों ने किसानों का बीमा दिलाने और फसली ऋण पूर्व की तरह किए जाने को लेकर सीडीओ अशोक कुमार पांडे को ज्ञापन सौंपा है। जिला अध्यक्ष राहुल छिमवाल ने कहा कि 2 साल से किसानों को बीमा कंपनी की ओर से आलू का बीमा नहीं दिया जा रहा है। सरकारी सहकारी समिति की ओर से इस बार किसानों से फसली ऋण समय से नहीं दिया जा रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया। सीडीओ से बीमा का पूरा क्लेम दिलाने और फसली ऋण पूर्व की तरह लेने की मांग की। सीडीओ साहब से बात करिए। हमारा सभी कांग्रेस पार्टी का शिष्टमंडल यहाँ पर आया हुआ है। हम लोग देख रहे हैं जिस तरीके से हमारे जो पहाड़ के जो हमारे काश्तकार हैं और जिस तरीके से उनको हम लोग फसल बीमा दिलवाने की बात यहाँ पर कर रहे हैं, और जिस तरीके की इन्होंने एक गाइडलाइन दे रखी है कि जो पिछली बार की जो नियम थे उसमें हम लोगों को 9 महीने 10 महीने 1 साल का समय मिलता था, लेकिन इस बार इन्होंने जून 30 को इन्होंने इस कह दिया है कि भाई अपना जो है वो जमा करें, अन्यथा उन पर वो उनको डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। तो हम लोगों की मांग है कि जो नियम पिछली बार तक थे, जैसे किसानों को लाभ दिया जाता था, 1 साल में उनकी फसल होती है, तराई की तरह यहाँ पर नहीं होता है। पहाड़ों में 6 में 9 महीने में एक फसल तैयार होती है। तो हम लोगों की मांग आज सीडीओ साहब से है कि जो नियम पिछले वर्षों तक थे वो यथावत किए जाएँ, और अन्यथा जो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे किसान हैं उनके साथ अन्याय ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग आगे को इस मुद्दे को उठा करके, चाहे हमें कहीं तक भी जाना पड़े, हम लोग इस मुद्दे को उठाएंगे। अब रुक रही अगली खबर का हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर कई सारे आरोप लगाए हैं। पर्यटन सीजन के दौरान यात्रियों को काफी जाम का सामना करना पड़ा, जिसका असर नैनीताल, भीमताल, भवाली समेत उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी झेलना पड़ा है। लेकिन प्रशासन के पास जाम से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं है। गर्मी में लगातार बिजली कटौती हुई, जिससे पेयजल की समस्या भी हुई, लेकिन कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। आने वाला सीजन मानसून का है, जिसमें रकसिया नाले के शुरुआती हेड में कोई भी काम नहीं किया गया है। तमाम ऐसे आरोप सुमित हृदयेश के द्वारा लगाए गए। वासियों को वंचित रखा गया पूरी गर्मियों में। जो ट्यूबवेल की प्रणाली है, जो स्टेबलाइजर और मोटर है, वो इतने पुराने हो चुके हैं, और हल्द्वानी डिवीजन में जो ट्यूबवेल है सब में नए स्टेबलाइजर और सब में नई मोटर लगाने की आवश्यकता है। ये सारे प्रस्ताव सरकार के पास जा चुके हैं। सरकार गहरी नींद में सोई हुई। सबसे बड़ी समस्या ये, अब जल भराव की भारी समस्या आने का अंदेशा है। आपदाग्रस्त कलसिया नाला और रकसिया नाला, ये जो 2 प्रमुख नाले हैं जिनके सबसे ज़्यादा पानी आता है, इनका जो हेड है, जहाँ से शुरुआत होती है, डम्मा डूंगा हो गया, काठगोदाम हो गया, वहाँ कोई कार्य नहीं हुआ आपदा की दृष्टि से। सारे कार्य जो हुए हैं, जहाँ पे टेल जहाँ खत्म होती है, कालाडूंगी विधानसभा, क्योंकि हल्द्वानी में कांग्रेस का विधायक है, इस वजह से पक्षपात हो रहा है। इसकी आवाज़ हम सड़क से सदन तक उठाएंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। शहर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर अब बस्ती वासी ही नहीं बल्कि अब अन्य संगठन भी सड़क पर उतर आए हैं। इसी क्रम में गांधी पार्क में मजदूर संगठन सीटू ने आवाज बुलंद करते हुए सरकार व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। साथ ही अतिक्रमण की कार्रवाई को रोकने के साथ ही उनके पुनर्वास की मांग की है। संगठन का कहना है कि जिन बस्तियों को अतिक्रमण के नाम पर और एनजीटी के निर्देशों का हवाला देते हुए तोड़ा जा रहा है, वहां अधिकतर मजदूर वर्ग रहता है। उनके घरों को उजाड़ने के बजाय सरकार इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे। और आज बड़े भाई लेकर भैया सीपीआई के ये नेतृत्व में काम हो रहा है। भीम आर्मी इसके लिए कंधे से कंधे मिलाकर खड़ी है। तो ये बस्ती का मामला है। और सर मैं आपके तो पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप जैसे चैनल भी आज भारत में है जो आज दबे कुचले वर्ग की आवाज उठाते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और मैं कहना चाहूंगा
कि बस्ती के मामले सर अभी से नहीं है, आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने बस्ती के मामले कितने हैं। जब ये चुनाव का दौर आता है या चुनाव ये लोग जीत जाते हैं तो बस्ती के ऊपर सारे डंडा चलता है। और जो मजदूर बस्तियां हैं उसमें सरकार जो अतिक्रमण के नाम पर ध्वस्तीकरण अभियान चला रही है उसके खिलाफ शुरू से ही हम लोग जो है लड़ रहे हैं, क्योंकि बस्तियों में मजदूर रहता है और मजदूरी इस देश को बनाता है, मजदूरी जो है इस कायनात को चलाता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि मजदूरों की जो बस्तियां हैं उनको न तोड़ा जाए, सरकार अध्यादेश लाए। और जो सरकार लोगों का बेवकूफ बना रही है कि ये कोर्ट का फैसला है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो है सरकार अध्यादेश ला करके इन बस्तियों को बचा सकती है। तो उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल अभी के लिए आपको बता दें एक ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। लेवड़ा नदी की पूर्ण रूप से सफाई करवाने की मांग को लेकर बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। इस दौरान लोगों ने जल्द कार्य पूरा नहीं होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि बीते वर्ष मानसून के मौसम में अत्यधिक बारिश के चलते लेवड़ा नदी से बाजपुर में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा बाढ़ की समस्या से निजात दिलाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे, जिसके चलते अधिकारियों द्वारा हल्द्वानी रोड के ग्राम गुमसानी तक लेवड़ा नदी की सफाई कराई गई थी, जबकि हल्द्वानी रोड से ग्राम चनकपुर तक सफाई नहीं कराई गई है, जिससे आक्रोशित बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों ने लेवड़ा नदी के पूर्ण रूप से सफाई करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा है। इस दौरान दलित नेता अनिल वाल्मीकि ने कहा कि लेवड़ा नदी से होने वाली बाढ़ की समस्या से अत्यधिक बाजपुर के वार्ड नंबर 3 और 13 के लोगों को जूझना पड़ता है। बंद देने का भाई मुख्य कारण इस प्रकार है कि हमने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजा अब्दुल गारी महोदय के द्वारा कि जो वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 13 का एरिया है हमारा, बहुत ही बाढ़ से बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुआ था और करीब 24-24, 3-3, 4-4 दिन पानी वहां से निकल के नहीं आ होता और पूरे बाढ़ग्रस्त एरिया हो जाता है। और हर साल की तरह शासन प्रशासन पूरी तरीके से इस बार भी फेल लग रहा है मुझे, क्योंकि शासन प्रशासन कोई भी तैयारी नहीं लग रही है। क्योंकि जिस तरीके से चनकपुर वाला साइड है, जो पानी हमारा ऊपर से आता है ऊपर से आता है, मगर वहां तक की सफाई अभी नहीं कराई है। खाली एक खाना पूर्ति वाली एक बात हो गई है कि खाना पूर्ति करी है, ठीक है, क्योंकि पुलों का चौड़ीकरण, गहराईकरण ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आगे तक का एरिया पूरी तरीके से बेकार हुआ पड़ा है। अभी देखो बाढ़ सर पे है और आएगी पूरी तरीके से, बाजपुर फिर वही बहाल स्थिति में होगा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दोस्तों संग घूमने गए किशोर की नदी में नहाते समय डूबकर मौत हो गई। आपको बता दें घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद किशोर के शव को बाहर निकाला है, जहां उसे स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि शंकरपुर रामपुर निवासी 20 वर्षीय यूसुफ कल दोपहर अपने कुछ दोस्तों के साथ विकासनगर के लाल ढांग क्षेत्र की ओर घूमने आया था, जहां टॉन्स नदी में दोस्तों के साथ नहाते समय यूसुफ नदी के बहाव और गहराई की चपेट में आकर डूब गया और लापता हो गया, जिसकी सूचना उसके दोस्तों ने किसी को नहीं दी। वहीं देर शाम तक यूसुफ के घर न पहुंचने पर उसके परिजनों ने उसकी तलाश में उसके दोस्तों से पूछताछ शुरू की, तो यूसुफ के नदी में डूबकर लापता होने की बात सामने आई, जिसके चलते स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई, जिन्होंने देर रात तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से किशोर का कुछ पता नहीं चल पाया। वहीं आज सुबह से ही किशोर की तलाश में रेस्क्यू टीम द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद नदी से किशोर के शव को बरामद किया है। अगली खबर कोटद्वार से है, जहां पर साइबर ठग को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आपको बता दें ठग को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया गया है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस लगातार प्रयासरत है। वाली कोटद्वार में हमारे पास एक शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता के साथ कुल 9,80,000 रुपये की धोखाधड़ी हो गई थी। इस शिकायत का संज्ञान लेते हुए हम लोगों ने इसमें मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत ये हमने पाया कि एक गैंग के द्वारा बिहार से ऑपरेट किया जाता है, जिसमें गूगल पे टोल फ्री नंबर्स फ्लैश किए जाते हैं और ये नंबर्स पे जैसे ही कोई शिकायत करता है या कोई व्यक्ति कॉल करता है तो आपके अकाउंट्स की डिटेल्स हैक कर ली जाती हैं और जिससे आपके अकाउंट में डिडक्शन हो जाती है।
उक्त गैंग के एक सदस्य को हम लोग गिरफ्तार करके लाए हैं और आज माननीय न्यायालय में पेश कर रहे हैं। साथ ही साथ मेरा समस्त जनता से भी अनुरोध है कि यदि आप गूगल से कोई भी नंबर सर्च करते हैं, किसी बैंक या यूपीआई का टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करने का प्रयास करते हैं, तो ये अवश्य जांच लें कि ये नंबर सही है या गलत है। उसकी पुष्टि के उपरांत ही उस नंबर पर कॉल करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से है, जहां 3 जुलाई से मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना एवं मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना संचालित की जाएगी, जिससे जहां जिला क्रीड़ा अधिकारी सवाली गोरंग ने बताया कि इन योजनाओं के तहत खासतौर पर उदीयमान खिलाड़ी योजना न्याय पंचायत स्तर पर 3 जुलाई से संचालित की जाएगी। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष आयु के बच्चों का बैटरी टेस्ट, एक तरह से स्टेमिना टेस्ट किया जाएगा। इसी प्रकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत 14 से 21 वर्ष की आयु के खिलाड़ियों का ब्लॉक स्तर पर स्टेमिना टेस्ट किया जाएगा। संबंधित जो डिपार्टमेंट हैं, जैसे एजुकेशन है और हमारा युवा कल्याण है और हमारा स्वास्थ्य विभाग है, तो इन सबको हमने आज बुलाया था, क्योंकि ये जो 2 योजनाएं हमारी जो चल रही हैं और प्रत्येक मेरे ख्याल से पिछले 2 साल से चल रही है, तीसरा वर्ष है ये, तो उसको लेके न्याय पंचायत स्तर से हमारी तैयारी इसमें होनी है और हमारे गेम्स वगैरह शुरू होने हैं, जिसमें जो छोटे बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसी को लेके हमने संबंधित डिपार्टमेंट्स को बुलाया था और उसकी तैयारी के संबंध में भाई ग्राउंड का चयन, कहाँ पे ग्राउंड का चयन करेंगे, कौन पीटीआई रहेंगे, कौन टीचर इसमें रहेंगे, और स्वास्थ्य विभाग से एक डॉक्टर भी वहाँ रहना चाहिए। अच्छा हो कि एक एम्बुलेंस भी रहे, कहीं कोई घटना वगैरह ना हो। तो ये सारी चीज़ें हमने प्लानिंग कर ली है और जो हमारे जो बीओ हैं शिक्षा विभाग के, उनको नोडल हमने बना रखा है ब्लॉक स्तर पे। कि 2 हमारी योजना है, एक मुख्यमंत्री उदीयमान योजना और एक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना। जो उदीयमान योजना है उसमें 300 बच्चों का सिलेक्शन होना है, 150 बॉयज़ और 150 गर्ल्स, और जो प्रोत्साहन योजना है उसमें 200 टोटल, जिसमें 100 बॉयज़ और 100 गर्ल्स का है। जो उदीयमान योजना है उसमें जो स्कॉलरशिप है 1500 प्रति माह है प्रत्येक बच्चा, और जो प्रोत्साहन योजना है उसमें 2000 रुपये प्रति माह और 10,000 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा उनको इक्विपमेंट किट्स के लिए। तो न्याय पंचायत स्तर से हमारी उदीयमान योजना का स्टार्टिंग हो रही है 5 तारीख से, और जो प्रोत्साहन योजना है उसका हमारा 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, जो ब्लॉक लेवल से स्टार्ट हो रहा है।